सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका अनीता सिंह आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है संधि। बच्चों, आपने संधि के विषय में इससे पहले नहीं पढ़ा है, ये आपके लिए एक नया विषय है। ठीक है, संधि आपके लिए एक नया विषय है। यद्यपि जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं वो संधि से परिचित होंगे, क्योंकि वो कक्षा 6 से संधि विषय को पढ़ते हैं। तो जिस तरह से हम संस्कृत में पढ़ते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम हिंदी में भी संधि पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है कि संधि कहते किसे हैं, संधि क्या है। तो संधि दो वर्णों का मेल है, वर्ण अर्थात अक्षर। अब प्रश्न आता है वर्ण क्या है। ठीक है, तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, सबसे छोटी इकाई है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होने के कारण इसको हम और ज्यादा टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। ठीक है, स्वर कौन से वर्ण होते हैं? स्वर वे वर्ण होते हैं जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे कितने वर्ण हैं आपको, स्वर हैं आपको पता है, 11 हैं। यदि हम उनका उच्चारण करते हैं तो केवल उन्हीं स्वरों की ध्वनि हमें सुनाई देती है हम जिनका उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अ उच्चारण करते हैं तो आप इसको कितना भी लंबा इस उच्चारण को खींचिए, आपको अ की ध्वनि ही सुनाई देगी। इसी प्रकार से अन्य जो स्वर हैं, आ, आप इसको कितना भी अपने स्वर में लंबा खींचिए, आपको कोई अन्य ध्वनि सुनाई नहीं देगी। तो 11 स्वर है, अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री। दूसरा भेद है वर्ण का व्यंजन। आपको पता है व्यंजन भी जो है हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, और कुल हमारे कितने हैं? 4 जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। तो जो व्यंजन है, व्यंजन सदैव कैसे होते हैं, क्या होते हैं? जो परतंत्र होते हैं, अर्थात वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यदि हम केवल व्यंजन लिखते हैं जो स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, और जिस वर्ण के नीचे हम हलंत लगाते हैं उसका अर्थ होता है कि वो व्यंजन, वो वर्ण आधा है। वो पूरा कब होता है? जब उसके साथ स्वर मिला दिया जाता है। और जो भी स्वर 11 स्वरों में से जो भी स्वर व्यंजन के साथ मिलता है, व्यंजन का उच्चारण उस स्वर के अनुसार होता है। जैसे यदि क के साथ अ स्वर हम मिलाते हैं तो क, लेकिन अगर हम उसके साथ ई स्वर मिलाते हैं तो की, ई मिलाते हैं तो की। तो जो स्वर हम वर्ण व्यंजन के साथ मिलाते हैं, उसी स्वर का उच्चारण व्यंजन के साथ किया जाता है। तीसरा भेद है आयोगवाह। इसमें अंग और अह ये दोनों आते हैं, और इसका आपको पता है ये विसर्ग का चिन्ह है। अब जो ये वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन, आयोगवाह। ठीक है, इन भेदों के अनुसार हमारे संधि के भी 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आयोगवाह संधि नहीं होती, क्योंकि केवल विसर्ग के प्रयोग वाले शब्दों की संधि होती है, तो इसको हम कहते हैं विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के हमारे जो भेद हैं पाठ्यक्रम में, इस बार कक्षा 8 में वो 4 भेद हैं, जिसमें सबसे पहले है दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर यण संधि और उसके बाद वृद्धि संधि। आज हम सबसे पहले दीर्घ संधि और फिर गुण संधि का अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हम आते हैं दीर्घ शब्द के अर्थ पर। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। ठीक है, तो दीर्घ संधि कहाँ होती है? जहां 2 समान स्वरों का मेल होता है, उससे स्वर में परिवर्तन होता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले शब्द आया समान, फिर स्वर। अब समान स्वर क्या है? समान स्वर वे स्वर होते हैं जो लिखने और बोलने में, जिनका उच्चारण और लेखन लगभग समान होता है। जैसे अ, आ, दोनों लेखन में उच्चारण में समान है, तो ये समान स्वर है। ई, ये दोनों लेखन और उच्चारण में एक जैसे हैं, तो समान स्वर हैं। इसी प्रकार से उ, ये समान स्वर हैं। लेकिन यदि हम कहें अ, ई, तो ये असमान है।
ई उ ये भी असमान है क्योंकि ये लेखन और उच्चारण में भिन्न है। तो दीर्घ संधि में दो समान स्वरों का मेल होने से स्वर में परिवर्तन होता है और स्वर दीर्घ हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, जब हम संधि करते हैं तो हमारे पास दो शब्द होते हैं, ठीक है। अब हमने संधि की किसमें हुई? दो स्वरों में। कौन से दो स्वर? पहले शब्द का अंतिम स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर। याद रखिए, पहले शब्द का अंतिम स्वर, दूसरे शब्द का पहला स्वर, इन दोनों के मध्य संधि होती है और इन दोनों स्वरों के मध्य संधि होने से स्वर में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं, आप अभ्यास में इनसे अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे शिव प्लस आलू। अब वह जो है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि व्यंजक स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उनका उच्चारण किया जाता है। व में किसकी ध्वनि आ रही है? अ की। तो हमने क्या किया? व से अ को भिन्न कर दिया संधि के लिए। तो व के नीचे हलंत, मतलब व आधा रह गया। व के अ और आले के अ, पहले शब्द का अंतिम स्वर अ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर आ, दोनों के मध्य संधि हुई और व रह गया आधा, लेकिन आ होने से ये हमारा जो वर्ण बना वो बन गया व। स्वर दीर्घ हो गया, आ स्वर हो गया, व व्यंजन के साथ आ स्वर मिलने से हमारा जो शब्द बना वो बन गया वा। वर्ण नहीं, शब्द, क्योंकि इसमें स्वर और व्यंजन यहाँ दोनों आ रहे हैं। और हमारा जो शब्द है शिव प्लस आलू, वो हमारा शब्द बन गया शिवालय। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, विद्या प्लस आलू। अब या में य प्लस आ स्वर है, इसमें आ नहीं है, आ है। आलय का आ और स्वर बना या और हमारा शब्द बन जाता है विद्यालय। इसी प्रकार कपि प्लस ईश। यहाँ देखिए प में ई स्वर का हमें उच्चारण हम करते हैं। प स्वर रहित हुआ क्योंकि इससे हमने ई ले लिया, प आधा रह गया, प्लस ई। तो स्वर दीर्घ होने से यहाँ जो स्वर हर्ष है, यहाँ तो स्वर दीर्घ हो जाता है। एक हर्ष और एक दीर्घ स्वर के मेल से भी स्वर दीर्घ हो रहा है और हमारा शब्द बन जाता है कपि प्लस ईश, कपीश। इसी प्रकार से गिरी प्लस ईश, र से र का ई प्लस ई और स्वर दीर्घ होने से गिरी, और हमारा शब्द यहाँ बन जाता है गिरी पे यहाँ हर्ष स्वर है लेकिन यहाँ दीर्घ हो जाता है गिरीश। इसी प्रकार से स के साथ उ स्वर, उक्ति का उ स्वर और स्वर दीर्घ होने से सून, स्वर दीर्घ हो गया और शब्द बना सूक्ति। यहाँ सा पे हमने हर्ष स्वर का प्रयोग किया, यहाँ दीर्घ हो गया, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ दीर्घ संधि हो गई क्योंकि दो समान स्वरों का मेल हो गया। इसी प्रकार से भानु प्लस उदय, न का उ प्लस उदय का उ, ठीक है, दो समान स्वर, स्वर दीर्घ हो गया नु, ठीक है, और शब्द यहाँ भानु है लेकिन यहाँ हमारा स्वर दीर्घ है, तो हमारा हो गया भानुदय। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दीर्घ संधि में दो समान स्वरों का मेल हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि दीर्घ संधि में दो समान स्वरों का मेल हुआ है और समान स्वरों का मेल होने से स्वर में परिवर्तन होकर स्वर दीर्घ हो गया है। अब दूसरा है गुण संधि। दीर्घ संधि आपको बच्चों समझ में आ गई होगी और दूसरी संधि जो है हमारी, दूसरा भेद है गुण संधि। अब दीर्घ संधि में आपने पढ़ा समान स्वरों का मेल, गुण संधि में असमान स्वरों के मेल से स्वर में परिवर्तन होता है। मैंने अभी आपको समान स्वरों का अर्थ बताया था, अर्थात समान स्वर जो लिखने में और बोलने में एक जैसे होते हैं। असमान स्वर जो लेखन में और उच्चारण में बिल्कुल भिन्न होते हैं, जो लिखे भी अलग तरह से जाते हैं, बोले भी अलग तरह से जाते हैं, तो वो असमान स्वर होते हैं। गुण संधि में असमान स्वरों के मेल से स्वर में परिवर्तन होता है। कौन कौन से स्वर हैं? ध्यान से देखिए। अ आ का मेल जब ई से होता है तो ए स्वर बनता है। अ आ का मेल जब उ स्वर से होता है तो ओ स्वर में बनता है, स्वर में परिवर्तन होता है, ओ स्वर बनता है। अ आ का मेल जब री से होता है तो अर स्वर बनता है और यहां भी स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे महा प्लस ईश। अब महा में देखिए हा में ह प्लस अ,
हा व्यंजन के साथ आ स्वर है। अभी आपको बताया संधि किसमें हो रही है, पहले शब्द के अंतिम स्वर में, दूसरे शब्द के प्रथम स्वर में। तो पहले शब्द का अंतिम स्वर है आ, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर ईश का है ई, दोनों के मिलने से स्वर बना ए, ठीक है। और हमारा जो ये हा है आ प्लस ई से बन गया ए यानी हे, और हमारा स्वर बनता है महा प्लस ईश महेश। इसी प्रकार से पर प्लस उपकार, र अस्वर है, उपकार उस्वर है, और र के साथ अ प्लस उ यानी ओ, र के साथ ओ मिलने से रो, और पर प्लस उपकार प्रोपकार हमारा शब्द बनता है। यानी संधि होने से, असमान स्वरों में संधि होने से स्वर में परिवर्तन हुआ। यहाँ ए स्वर का निर्माण हुआ, यहाँ ओ स्वर का निर्माण हुआ, और शब्द महा प्लस ईश बना महेश। इसी प्रकार से सुर प्लस ईश सुरेश, है ना। और भी बहुत सारे जो है वो देव प्लस इंद्र देवेंद्र, सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, बहुत सारे शब्द आप इस प्रकार से उदाहरण के रूप में कर सकते हैं। इसी प्रकार से रोपकार, पर प्लस उपकार आ प्लस उ ओ रोपकार बन गया। फिर आ प्लस री होने से अर। अब देखिए यहाँ र के नीचे हलंत है, इसका मतलब र आधा है, और अगर आप बिना हलंत के आधा र लिखना चाहें तो आधा र लिखना संभव नहीं है। तो यहाँ से अब हमने क्या किया, महा यानी पहले शब्द का अंतिम स्वर, हा में अंतिम स्वर क्या है आ। जब हमने ह से आ को अलग किया, ह आधा रह गया, और प्लस री मिलाकर हमारा स्वर बना अर। अर में क्या है, अर में हो गया अ और र, र पे फिर हलंत है, ठीक है, र पे फिर हलंत है क्योंकि अ बना है। अब म फिर ह, और जब रेफ का नियम हमें बताता है कि र यदि स्वर रहित होता है तो वो सदैव जिस व्यंजन के बाद उसका उच्चारण करते हैं उससे अगले वर्ण पर वो लगाया जाता है। तो यहाँ र के नीचे हलंत है अर्थात र आधा है, इसलिए ये र हा पर न लगकर उससे अगले वर्ण पर यानी श पर लगता है, और हमारा स्वर बनता है महा प्लस ऋषि महर्षि। कई बच्चों के मन में ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर तो महा है और यहाँ पर आ की मात्रा हट गई। तो अभी आपको स्पष्ट किया कि जब हम अ या आ का मेल री के साथ होता है तो आर नहीं बनता है, अर बनता है। अभी मैंने आपको स्पष्ट किया आ का मेल री पर से होने पर अर बनता है, इसलिए ह आधा रह गया जब हमने उसमें से आ स्वर अलग किया, हा के नीचे हलंत है, और इधर री होने से अर बना। आधे ह के साथ आ स्वर मिलने से ह पूरा हो गया यहाँ पर, और ये रा आधा होने से जिस व्यंजन के बाद इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है उससे अगले व्यंजन पर चला गया। तो इस प्रकार महर्षि शब्द बन गया, और इस प्रकार से आपका जो गुण संधि है उसमें स्वर परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से आप बहुत सारे देवषि, देव प्लस ऋषि, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बच्चों आज के आपके इस कालांश में आपको बहुत अच्छी तरह से दीर्घ संधि और गुण संधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद यण संधि और वृद्धि संधि, ये हम इसके बाद के अपने लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, उसको समझाएंगे। आप लोग जो है वो इसका अभ्यास अपने घर पे करेंगे, और इसी के साथ मेरी आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और आप लोग अपना ध्यान रखें।